नमस्कार। आज हम भारत और जापान के रिश्तों पर जरा गहराई से बात करने वाले हैं। हमारे पास इसके लिए कई स्रोत हैं। एक तो भारतीय उद्योग परिसंघ मतलब CII की रिपोर्ट है, काफी विस्तृत है। और साथ में हाल के कई अखबारों के लेख भी हैं, जैसे द इकोनॉमिक टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस और कुछ कोचिंग संस्थानों के नोट्स भी, वजीरामन रवि, अड्डा 247 से। ये सारे लेख प्रधानमंत्री मोदी की जो हाल में जापान यात्रा हुई, इंडिया जापान इकोनॉमिक फोरम, फिर वो क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप और जो दुनिया में समीकरण बदल रहे हैं, उन पर फोकस करते हैं। तो हमारा इरादा ये है कि इन सब स्रोतों से जो खास बातें हैं वो निकालें। मतलब पुराने रिश्तों से लेकर आज के रणनीतिक, आर्थिक और हाँ, सांस्कृतिक जुड़ाव तक। और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि ये पार्टनरशिप आगे कैसे बढ़ सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। इतिहास से ही बात शुरू करें। सांस्कृतिक जुड़ाव तो बहुत पुराना लगता है, जैसे 6ठी शताब्दी में बौद्ध धर्म जापान पहुंचा और एक भारतीय भिक्षुक बोधिसेन, उनकी 752 ईस्वी की जापान यात्रा का भी जिक्र मिलता है। हाँ, बिल्कुल। ये सांस्कृतिक धागे तो सदियों पुराने हैं और बहुत गहरे भी हैं। लेकिन जो आज के दौर के हमारे औपचारिक रिश्ते हैं, डिप्लोमैटिक संबंध, वो शुरू हुए 28 अप्रैल 1952 को एक शांति संधि पर दस्तखत हुए थे। और ये जापान के लिए वर्ल्ड वॉर 2 के बाद की शुरुआती संधियों में से एक थी। एक और बात याद रखने वाली है कि युद्ध के बाद जापान को फिर से खड़ा होने में भारत ने काफी मदद की थी, खासकर लोहा भेजकर, लौह अयस्क। अच्छा, और फिर 1957 में जापान के प्रधानमंत्री नोबुसुके किशी भारत आए थे और 1958 से जापान ने भारत को येन में लोन देना भी शुरू किया। इसे तो जरूर रिश्तों को और मजबूती दी होगी। बिल्कुल बिल्कुल दी। और तब से आप देखें तो ये साझेदारी लगातार बढ़ी ही है, मजबूत हुई है। जैसे 2000 में इसे ग्लोबल पार्टनरशिप कहा गया, फिर 2006 में स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप, और 2014 में तो इसे स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप का दर्जा मिला। ये बहुत अहम है। और एक और खास बात है, भारत और जापान के बीच रूस के अलावा दुनिया की सबसे पुरानी सालाना समिट लेवल बैठकें होती हैं। ये दिखाता है कि दोनों देश इस रिश्ते को कितनी अहमियत देते हैं। चलिए अब जरा आर्थिक पहलू पर आते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था, इसकी बात करें तो तस्वीर तो काफी अच्छी दिख रही है। 3.7 ट्रिलियन डॉलर के साथ अभी हम दुनिया में 5वें नंबर पर हैं और IMF का अनुमान है कि 2027 तक तीसरे नंबर पर आ सकते हैं। पिछले वित्त वर्ष मतलब 23-24 में ग्रोथ रेट 7.5% रहने का अनुमान था। ये बहुत अच्छा है। और जो खास बात है वो है हमारी युवा आबादी। औसत उम्र बस 29 साल और एक बहुत बड़ा बाजार, 1.2 अरब से ज्यादा मोबाइल यूजर, करीब 820 मिलियन इंटरनेट यूजर। हाँ, और दूसरी तरफ जापान है। वो 2022 के आंकड़ों के हिसाब से 4.23 ट्रिलियन डॉलर जीडीपी के साथ दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। जापान की इकोनॉमी में सर्विसेज मतलब सेवाओं का दबदबा है। जीडीपी का लगभग 70% वहीं से आता है। और उनके मुख्य उद्योग तो हमें पता ही है, मोटर गाड़ियां, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टील वगैरह। अगर दोनों देशों के बीच व्यापार देखें तो पिछले वित्त वर्ष 23-24 में ये करीब 22.85 बिलियन का था। इसमें भारत ने जापान को भेजा 5.15 बिलियन का सामान और जापान से मंगाया 17.69 बिलियन का। तो मतलब व्यापार घाटा वो हुआ 12.54 बिलियन। काफी ज्यादा है ये। हाल के आंकड़े भी अप्रैल से जनवरी 2024-25 के लगभग 21 बिलियन का व्यापार दिखाते हैं। हाँ, ये ट्रेड डेफिसिट मतलब व्यापार घाटा, ये ध्यान देने वाली बात है। और इसकी एक बड़ी वजह ये है कि हम जापान से ज्यादातर हाई वैल्यू, हाई टेक सामान मंगाते हैं, जैसे मशीनरी, लोहा इस्पात, तांबा, रिएक्टर्स, बिजली के उपकरण। जबकि हम जो भेजते हैं वो मुख्य रूप से केमिकल्स हैं, गाड़ियों के पुर्जे, एल्यूमिनियम, समुद्री उत्पाद, इस तरह की चीजें हैं। तो जो हम मंगाते हैं उसका मूल्य ज्यादा है। हालांकि ये बात भी सही है कि भारत की मेक इन इंडिया जैसी जो पहलें हैं वो इस असंतुलन को कुछ हद तक कम करने की कोशिश कर रही हैं। ये तो हुई व्यापार की बात, लेकिन निवेश के मामले में कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है ना। जापान भारत में FDI मतलब प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का 5वां सबसे बड़ा स्रोत है। अप्रैल 2000 से दिसंबर 2024 के बीच जापान से भारत में कुल 43.2 बिलियन डॉलर का निवेश आया है। जी हाँ, बिल्कुल। और ये आंकड़े सिर्फ कागजों पर नहीं है, ये जमीन पर दिखते भी हैं। करीब 1400 जापानी कंपनियां भारत में काम कर रही हैं और उनके लगभग 5000 दफ्तर या प्लांट हैं। इनमें बहुत बड़े नाम शामिल हैं, मारुति सुजुकी, टोयोटा, होंडा, सोनी, यूनिक्लो, सम है।
और जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन JBIC उनका 2024 का सर्वे फिर यही कहता है कि जापानी निवेशकों के लिए भारत चाहे मीडियम टर्म हो या लॉन्ग टर्म सबसे ज्यादा संभावनाओं वाला देश है। बिल्कुल, और इसका ताज़ा उदाहरण है सुजुकी मोटर। उन्होंने हाल ही में भारत के ईवी सेक्टर में मतलब इलेक्ट्रिक गाड़ियों के क्षेत्र में $8 बिलियन के बड़े निवेश का ऐलान किया है। ये दिखाता है कि भरोसा कितना मजबूत है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपनी जापान यात्रा में इंडिया जापान इकोनॉमिक फोरम में कहा था। उन्होंने कहा, भारत में पूंजी सिर्फ बढ़ती नहीं बल्कि कई गुना बढ़ती है। ये निवेशकों के लिए एक बड़ा आश्वासन है। और ये निवेश सिर्फ फैक्ट्रियां लगाने तक ही सीमित नहीं है, ये बड़ी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में भी दिखता है, जैसे दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, DMIC, खास जापानी कंपनियों के लिए बनाए गए इंडस्ट्रियल टाउनशिप JITS, और जाहिर है मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल MASR, जिसे हम बुलेट ट्रेन कहते हैं। इसके लिए जो E10 कोच हैं उनके हस्तांतरण पर 2030 तक कोई समझौता होने की उम्मीद है, ऐसा सुनने में आया है। और दिल्ली मेट्रो को तो हम भूल ही नहीं सकते, उसके कई फेज जापान की एजेंसी JICA की मदद से बने हैं। तो ये अर्थव्यवस्था और निवेश की बात हुई, लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा था, ये रिश्ता अब सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। ये कहीं ज्यादा गहरा, ज्यादा रणनीतिक हो गया है, खासकर इंडो पैसिफिक क्षेत्र को देखते हुए। बिल्कुल सही कहा आपने। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और जो इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव IPOI है, ये जापान का जो फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक FOIP वाला नजरिया है, उसके साथ काफी मेल खाता है। FOIP का मूल मकसद ही है समुद्री रास्तों की स्वतंत्रता बनी रहे, नियम आधारित व्यवस्था चले। और दिलचस्प बात यह है कि IPOI के अंदर जो कनेक्टिविटी वाला हिस्सा है, मतलब जुड़ाव बढ़ाने वाला, उसका नेतृत्व जापान ही कर रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी की जो हाल की जापान यात्रा थी अगस्त 29-30, 2025 को, और प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के साथ उनकी 15वीं भारत-जापान सालाना शिखर बैठक, ये भी इसी बढ़ते रणनीतिक महत्व को दिखाता है। ये PM मोदी की जापान की 8वीं यात्रा थी। ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। हाँ, और रक्षा सहयोग भी लगातार बढ़ा है। कई अहम समझौते हुए हैं, जैसे 2008 में सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा हुई थी। 2014 में रक्षा सहयोग और आदान प्रदान पर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ, और एक बहुत महत्वपूर्ण समझौता 2020 में हुआ, RPSS यानी आपूर्ति और सेवाओं के पारस्परिक प्रावधान पर समझौता। इससे दोनों देशों की सेनाओं को, खासकर नौसेनाओं को, एक दूसरे के बेस पर लॉजिस्टिकल सपोर्ट जैसे फ्यूल लेना, सामान लेना, इसमें आसानी होती है। ये बहुत प्रैक्टिकल सहयोग है। और हाल ही में 2024 में दोनों देशों ने मिलकर यूनिकॉर्न नाम का एक नेवल मास्ट भी विकसित किया है। और ये जो नियमित रूप से संयुक्त सैन्य अभ्यास होते हैं वो भी तो हैं। ये अभ्यास आपसी समझ बढ़ाते हैं, इंटरऑपरेबिलिटी जिसे कहते हैं, मतलब दोनों सेनाएं कितनी आसानी से साथ काम कर सकती हैं। इनमें मालाबार अभ्यास है, जिसमें क्वाड के बाकी सदस्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया भी होते हैं। मिलान अभ्यास, GMAX नौसेना अभ्यास है, धर्म गार्जियन सेना का अभ्यास है, और यहाँ तक कि कोस्ट गार्ड्स के बीच भी सहयोग होता है। हाँ, क्वाड का आपने जिक्र किया। भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, ये इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए एक बहुत अहम मंच बन गया है। हालांकि रिश्तों में कुछ पेचीदगियां भी हैं। कुछ स्रोत ये बताते हैं कि अमेरिका ने जो भारतीय सामान पर टैरिफ लगाए हैं, उससे भारत अमेरिका संबंधों में थोड़ी खटास आई है, और इसी वजह से इस साल भारत जो क्वाड समिट होस्ट करने वाला था, उस पर भी कुछ सवाल उठे थे। हाँ, और क्वाड एक और अहम चीज पर काम कर रहा है, क्रिटिकल मिनरल्स, ताकि भविष्य में इनकी सप्लाई चेन मतलब आपूर्ति श्रृंखलाएं किसी एक देश पर निर्भर ना रहें और ज्यादा मजबूत बने। लेकिन यहीं एक और मुश्किल बात सामने आई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने अपनी घरेलू जरूरतें पूरी करने के लिए जापान को रेयर अर्थ एलिमेंट्स के निर्यात पर जो 13 साल पुराना समझौता था, उसे सस्पेंड करने को कहा है। तो ये दिखाता है कि रणनीतिक साझेदारी अपनी जगह है, लेकिन राष्ट्रीय हित अक्सर पहले आ जाते हैं, और ये संतुलन साधना कितना मुश्किल हो सकता है। बिल्कुल। और इस पूरी तस्वीर में चीन का एंगल भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में बीजिंग में वर्ल्ड वॉर 2 की याद में जो मिलिट्री परेड हुई 3 सितंबर को, उसमें हिस्सा नहीं लिया, जिसे जापान अपने खिलाफ मानता है। लेकिन वो इसके ठीक पहले चीन के तियानजिन शहर में शंघाई सहयोग संगठन SCO के समिट में गए थे, 31 अगस्त 1 सितंबर। तो ये दिखाता है कि भारत कैसे
कैसे चीन के साथ अपने जो जटिल रिश्ते हैं उनको संभालते हुए जापान के साथ अपनी अहम रणनीतिक साझेदारी को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। ये एक बहुत ही नाजुक कूटनीति है। ये तो काफी जटिल तस्वीर है। चलिए अब थोड़ा भविष्य की ओर देखते हैं। सहयोग के कौन से नए और कह सकते हैं रोमांचक क्षेत्र उभर रहे हैं? इन स्रोतों से क्या पता चलता है? स्रोत कई संभावनाओं की तरफ इशारा करते हैं। अगर हम भारत में मौकों की बात करें तो कुछ मुख्य क्षेत्र दिखते हैं। पहला तो है डिजिटल इकोनॉमी से जुड़े क्षेत्र, जैसे ITBPM, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, GCCs। भारत में 1580 से ज़्यादा हैं ये। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें 2026 तक 300 बिलियन उत्पादन का लक्ष्य है, और सेमीकंडक्टर, जिसके लिए $10 बिलियन का मिशन चल रहा है। दूसरा बड़ा क्षेत्र है ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन। इसमें रिन्यूएबल एनर्जी है, 2030 तक 500 गीगावाट का लक्ष्य है। इलेक्ट्रिक गाड़ियां 2030 तक 30% गाड़ियां इलेक्ट्रिक करने का लक्ष्य है, और ग्रीन हाइड्रोजन 2030 तक 5 मिलियन टन उत्पादन का लक्ष्य है। तीसरा, हमारे जो पारंपरिक मजबूत क्षेत्र हैं जैसे फार्मा, हम जेनेरिक दवाओं के सबसे बड़े उत्पादक हैं, और ऑटोमोबाइल तीसरा सबसे बड़ा बाजार। और चौथा, स्किल डेवलपमेंट, डिफेंस, मेक इन इंडिया पर जोर है, 2025 तक 25 बिलियन टर्नओवर का लक्ष्य है। और इंफ्रास्ट्रक्चर, NIP के तहत 1.4 ट्रिलियन निवेश की योजना है। और जापानी बाजार में भारतीय कंपनियों के लिए क्या मौके दिख रहे हैं? हाँ, जापान में भी भारतीय विशेषज्ञता और कंपनियों के लिए काफी स्कोप है, जैसे ICT सेक्टर में, डेटा सेंटर और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। एनर्जी सेक्टर में जापान 2035 तक 90% क्लीन बिजली चाहता है, तो विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी में मौके हैं। टूरिज्म, खासकर जो बौद्ध सर्किट है, उसको लेकर जापान का बड़ा लक्ष्य है 2030 तक 60 मिलियन विदेशी पर्यटक लाना। लाइफ साइंसेज, फार्मा, एग्री फूड, वहाँ ऑर्गेनिक मार्केट बढ़ रहा है। लॉजिस्टिक्स और AVGC मतलब एनिमेशन, गेमिंग, कॉमिक्स। जापान का एनिमे और मंगा उद्योग तो बहुत ही बड़ा है, उसमें भी सहयोग की गुंजाइश है। प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया जापान इकोनॉमिक फोरम में इसी तालमेल की बात की थी। उन्होंने कहा था, जापान की तकनीक और भारत की प्रतिभा मिलकर इस सदी की तकनीकी क्रांति का नेतृत्व कर सकते हैं। हम ऑटो सेक्टर के जादू को बैटरी, रोबोटिक्स, सेमीकंडक्टर, जहाज निर्माण और परमाणु ऊर्जा में भी दोहरा सकते हैं। उन्होंने AI, सेमीकंडक्टर, क्वांटम कंप्यूटिंग में भारत की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, उनका भी जिक्र किया। ये सब जापानी निवेश और टेक्नोलॉजी को आकर्षित कर सकती हैं। और इसी भविष्य को ध्यान में रखते हुए भारत जापान क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप CEP बहुत अहम हो जाती है। अगस्त 2025 में जो एनर्जी डायलॉग हुआ, उसमें कई क्षेत्रों पर फोकस था, जैसे एनर्जी सिक्योरिटी, हाइड्रोजन और अमोनिया का उत्पादन और उपयोग, रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी एफिशिएंसी और CCUS मतलब कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन और स्टोरेज, ग्रीन केमिकल्स, बायोफ्यूल्स। इन सब में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी। ये दोनों देशों के जो नेट जीरो लक्ष्य हैं, जापान का 2050 तक और भारत का 2070 तक, उनको पाने में मदद करेगा। ये आर्थिक और रणनीतिक पहलू तो बहुत मजबूत हैं, लेकिन किसी भी रिश्ते की जान तो, जैसा कहते हैं, लोगों के आपसी जुड़ाव में होती है। इस मोर्चे पर क्या चल रहा है? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये पीपल टू पीपल कनेक्ट ही इस साझेदारी को एक मानवीय चेहरा देता है। 2023-24 को भारत जापान टूरिज्म एक्सचेंज ईयर के तौर पर मनाया गया था, और उसकी थीम थी कनेक्टिंग हिमालयस विद माउंट फूजी। काफ़ी अच्छी थीम थी। शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो दोनों देशों के संस्थानों के बीच 665 अकादमिक साझेदारियां हैं, और एडू कनेक्ट, स्किल कनेक्ट जैसी पहल जो 2023 में शुरू हुई, वो भारतीय युवाओं को जापानी कंपनियों और यूनिवर्सिटी से जोड़ने का काम कर रही हैं। और जापान में रहने वाले भारतीयों की संख्या भी तो बढ़ रही है, अब लगभग 54,000 हो गई है। इनमें ज़्यादातर IT प्रोफेशनल्स हैं, इंजीनियर्स हैं। ये लोग भी तो एक तरह से दोनों देशों के बीच पुल का काम करते हैं। बिल्कुल, और हमें CII जैसी संस्थाओं की भूमिका को भी नहीं भूलना चाहिए। भारतीय उद्योग परिसंघ CII 1980 के दशक से ही दोनों देशों के बीच व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने में लगा हुआ है। ये केडारन, जेट्रो, जीका जैसे बड़े जापानी संगठनों के साथ मिलकर काम करते हैं, समझौते करते हैं, इवेंट्स करते हैं। CII तो भारत जापान बिजनेस लीडर्स फोरम का भारतीय सचिवालय भी है। ये नीतिगत स्तर पर बातचीत को आसान बनाता है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है?
एक बात तो साफ है कि भारत जापान संबंध बहुत विविध हैं, गहरे हैं और रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण हैं। ये सिर्फ दो देशों का आपसी रिश्ता नहीं है, बल्कि इस साझेदारी में एशिया और पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र के भविष्य को दिशा देने की, उसको आकार देने की क्षमता है। हाँ, ये साझेदारी टिकी है साझा लोकतांत्रिक मूल्यों पर, बढ़ते हुए आर्थिक तालमेल पर और एक स्थिर नियम आधारित दुनिया बनाने की साझा इच्छा पर। दोनों देश एक दूसरे की ताकतों का इस्तेमाल करके, जैसे जापान की टेक्नोलॉजी और पैसा और भारत का बड़ा बाजार और युवा टैलेंट, आने वाली चुनौतियों का सामना करने और नए मौकों का फायदा उठाने के लिए अच्छी स्थिति में है। आज की इस गहन चर्चा से एक सवाल मन में जरूर उठता है, जिस पर शायद हमारे श्रोताओं को सोचना चाहिए कि जिस तेजी से दुनिया बदल रही है, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, एआई, सेमीकंडक्टर वगैरह, सप्लाई चेन पर इतना जोर है, जियोपॉलिटिक्स में इतनी अनिश्चितता है, ऐसे में भारत और जापान अपनी इस विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को अगले दशक के लिए और ज्यादा मजबूत, लचीला और असरदार बनाने के लिए कौन से नए, अनोखे और शायद अब तक न सोचे गए तरीकों से सहयोग कर सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल है भविष्य के लिए।